हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल। 1870 में सीए हैकेट को दो जगह जयपुर और इंद्रगढ़ कहाँ है, बूंदी से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। तो पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ कहाँ से मिली, जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से। कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं, हैंडेक्स या हस्त कुठार। सेंटनर या सेंटन कार को झालावाड़ से। सेंटन या सेंटनर कार को कहाँ से मिली, झालावाड़ से। तथा बी ओलचिन को जालोर से ही ऐसे उपकरण मिले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम मानवीय हलचल बनास नदी के किनारे मिली है। तो सबसे पहले मानवीय हलचल कहाँ से मिली है, बनास नदी के किनारे मिली है। इसके पत्थर व औजार नाथ द्वारा काकरोली राजसमंद के इलाके में देखने को मिलते हैं। तो पत्थर और औजार कहाँ से मिले हैं, नाथ द्वारा काकरोली, और काकरोली कहाँ है, राजसमंद के अंदर। आगे हम देखते हैं पाषाण काल का क्षेत्र। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बागोर। बागोर कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर। इसका उत्खनन हुआ था 1967 से 70 तक। तो बागोर का उत्खनन पूछ ले तो 1967 से 70। उत्खनन करता देखे तो बागोर का उत्खनन करता कौन है, वीएन मिश्र। नदी कौन सी है, तो नदी है कोठारी नदी, और यह पाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कैसे अवशेष मिले यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल, और ये कैसा स्थल रहा है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल रहा है। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। लघु पाषाण उपकरण किससे, कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो बागोर से। 14 प्रकार की कृषि और कृषि के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बागोर भीलवाड़ा से। मानव के 3 स्तर आखेट, कृषि और पशुपालन का पता लगता है, इसलिए बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बागोर को क्या कहा जाता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। तांबे के छेद वाली सुई मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे के छेद वाली सुई कहाँ से मिली है, तो ये हमें कहाँ से मिली है, बागोर भीलवाड़ा से। आगे देखते हैं अगली सभ्यता, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ स्थित है, बाड़मेर के अंदर। नदी पूछ ले तो तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, लूणी नदी पर स्थित है। विल्डुरेंट का कथन है, तो इसका क्या कथन है कि नदियां सभ्यताओं का पालना है। यह कथन किसने कहा था, विल्डुरेंट ने। अगला इसका उत्खनन करता पूछे तो उत्खनन करता कौन है तिलवाड़ा का, वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो तिलवाड़ा से भी हमें कैसे उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। पशुपालन और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, एक तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगली सभ्यता देखते हैं, जायल डीडवाना नागौर, और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जायल डीडवाना नागौर से क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य। और एक सभ्यता मिली हमें बूढ़ा पुष्कर, अजमेर। अब हम आगे देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तरीय नव पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं पूर्व पाषाण काल। 1870 के अंदर सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या, किसकी खोज की थी, हैंडेक्स। किसने की थी, सीए हैकेट ने। सेंटनर को झालावाड़ से, और ये जो हैंडेक्स है वो सेंटनर को कहाँ से मिली थी, झालावाड़ से। और बी ओलचिन को कहाँ से मिली, जालोर से मिली थी। विशेष पूर्व पाषाण काल के उपकरण
चंबल, बनास और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से मिले हैं। तो पाषाण काल के उपकरण पूछ ले तो ये कहाँ से मिले हैं? चंबल, बनास और इसकी सहायक नदियों के अवशेष से मिले हैं। आगे देख ले, अगला है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी व इसकी सहायक नदियों तथा चित्तौड़ की बेडस नदी, यहाँ से क्या मिले हमें? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों या चित्तौड़ की बेडस नदियों के किनारे कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। घाटी क्षेत्र विराटनगर, जयपुर क्षेत्र से मध्य पाषाण के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा विराटनगर से भी कैसे उपकरण मिले हैं? मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। माइक्रोलिथ या छोटे उपकरण यानी लघु पाषाण उपकरण हल्के व कुशलता से मिलकर बने होते थे, जैसे कि ब्लेड, ट्रायंगल और इग्रेवर, और ये सब भी हमें कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से मिले हैं। आगे देखते हैं उत्तर या नव पाषाण काल से। तो इस काल के उपकरण अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सीकर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर से मिले हैं। तो उत्तर या नव पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सीकर और झुंझुनू, नागौर से मिले हैं। आगे देखते हैं पूर्व पाषाण काल के अंदर और देखते हैं आगे। तो पूर्व पाषाण काल का प्रमुख क्षेत्र देखें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, अलवर, जालोर, पाली, जोधपुर, चित्तौड़ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? पूर्व पाषाण काल के उपकरण इन प्रमुख क्षेत्रों से। मध्य पाषाण काल में और कौन से उपकरण मिले हमें? तो हमें मिला है यहाँ से ट्रेपेज स्क्रैपर मिला है, और एक क्या मिला? पॉइंटर। प्रमुख पत्थर जैसे जैस्पर, एगेट चर्ट, क्वार्टजाइट, कार्लेनियन, कलसेगेनी और पत्थरों से निर्मित होते थे। तो ये सभी उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से। आगे हम देखते हैं राजस्थान में धातु काल। तो एक तो हमें मिली है ताम्रयुगीन यानी ताम्रकालीन संस्कृति, और एक आई है लोहकालीन संस्कृति या लोह युग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताम्रकालीन संस्कृति के स्थल। तो हमें कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ उदयपुर, झाड़ोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़। पिंड पांडलिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। कुराड़ा, परबतसर, नागौर, और इसको क्या कहते हैं? औजारों की नगरी भी कहा जाता है। साबणिया व पुग्गल, और ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चिथवाड़ी कहाँ स्थित है? चिथवाड़ी जयपुर के अंदर स्थित है। ये उदयपुर में नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? जयपुर के अंदर स्थित है चिथवाड़ी। इसके अलावा एलाना, जालोर, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर। किल माहौली, तो किल माहौली कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। और मल्लाह कहाँ स्थित है? भरतपुर। तो यहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं? ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आगे हम देखते हैं लोहकालीन संस्कृति के अवशेष। तो लोहकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर। जोधपुरा कहाँ स्थित है? जोधपुरा जयपुर में स्थित है। सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? लोहकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और जो जोधपुरा जयपुर है, यहाँ से लोह गलाने की भट्टियाँ मिली है। तो लोहे गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है? जोधपुरा सभ्यता से। यहाँ से अस्त्र शस्त्र व उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। इसके अलावा ईशवाल, उदयपुर, लोह उद्योग के साक्ष्य, प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ईशवाल, उदयपुर से हमें क्या मिले हैं?
लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में चित्रित मृद भांड संस्कृति। पेंटेड ग्रे वेयर या PGW, इसका टाइम कौन सा था? 600 ईसा पूर्व तक। मृद भांड का रंग कैसा था? स्लेटी या धूसर रंग। क्या बोल सकते हैं इसको? धूसर रंग। लौह युग के पश्चात इस संस्कृति का उदय हुआ था। तो लौह युग के बाद मृद भांड संस्कृति का क्या हुआ था? उदय हुआ था। केंद्र देख ले तो अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, नोह भरतपुर और सोनारी झुंझुनू, ये इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रमुख संस्थाएं, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई थी? 1861 के अंदर। और स्थापनकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। स्थापनकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। तो राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1871 के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान वाला पूछा जाता है कि राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व की और 71 के अंदर राजस्थान पुरातत्व की। और इसके स्थापनकर्ता तो ये कौन थे? एल कार्लाइल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं राजस्थान अभिलेखागार संस्था। 1955 में जयपुर के अंदर बनी एक ये संस्था, और 1960 में कहाँ बनी? तो 1960 में बीकानेर के अंदर बनी थी। क्या? राजस्थान अभिलेखागार संस्था, जयपुर और बीकानेर में। आगे हम देखते हैं सबसे पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता होती है। ये कौन सी सभ्यता है? ये कांस्ययुगीन सभ्यता। सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। स्थिति कहाँ स्थित है? स्थिति अगर हम देखें तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सी दिशा में स्थित है? बाईं ओर। हनुमानगढ़ में कहाँ स्थित है? ये बाईं ओर। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। और खोज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सबसे पहले इसकी खोज की थी 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1952-53 के अंदर। इसका विकास सोंधी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा प्रथम से बताया गया है। तो इसका विकास किससे बताया गया है? सोंधी ग्रामीण संस्कृति से बताया गया। कालीबंगा स्थल का सबसे पहले पता डॉक्टर LP टेसीटोरी ने बताया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा स्थल का सबसे पहले पता किसने बताया था? तो सबसे पहले पता बताया था डॉक्टर LP टेसीटोरी के द्वारा बताया गया था। और सबसे पहले खोज किसने की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952-53 में। उत्खनन करता देखते हैं। उत्खनन कब से कब तक हुआ? 1961 से 62 तक। कौन कौन थे उत्खनन करता? BV लाल यानी ब्रजवासी लाल, BK थापर, बालकृष्ण थापर, उसके अलावा MD खर्रे और जगपति जोशी। इसके अलावा दो और पूछे आते हैं नाम, एक तो KM श्रीवास्तव और एक है SP जैन। और ये सब क्या थे? कालीबंगा के उत्खनन करता थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा अलग दे देगा। तो ये सारे नाम ध्यान रखना कौन कौन है? BV लाल, BK थापर, MD खर्रे, जगपति जोशी। इसके अलावा 2 नाम है KM श्रीवास्तव और SP जैन। प्राप्त सामग्री।
तो सामग्री किसके नेतृत्व में मिली है? 2007 में रोमिला थापर के नेतृत्व में। कालक्रम डॉक्टर DP अग्रवाल के अनुसार C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग इसका कालक्रम क्या बताया गया है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका कालक्रम भी ध्यान रखना, 2300 से 1750। आगे हम पढ़ते हैं कालीबंगा में मकानों की प्रकृति कैसी थी। तो यहाँ पर प्रकृति देखते हैं कालीबंगा के अंदर। यहाँ पर यह 2 भागों के अंदर बटा हुआ था। एक तो था पश्चिमी टिल्ला, जिसको क्या बोलते हैं? दुर्ग, कोट या गड्डी क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या स्थित था? दुर्ग स्थित था, और जहां पर राजा रानी या VIP लोगों का निवास होता था। दूसरा था पूर्वी टिल्ला, और इसको नगर टिल्ला, निचला टिल्ला या शहर बोलते थे। यहाँ सामान्य जन का निवास होता था। पूर्वी टिल्ले में क्या होता था? सामान्य जो लोग थे वो रहते थे। वहीं पश्चिमी टिल्ले के अंदर कौन रहते थे? जो राजा रानी या फिर VIP लोगों का निवास होता था। पश्चिमी टिल्ले में जनसंख्या कम होती थी, इसकी जनसंख्या कम थी, और पूर्वी टिल्ले की जनसंख्या ज़्यादा थी। इकाई रक्षा प्राचीर थी। पूर्वी टिल्ले में क्या थी? इकाई रक्षा प्राचीर, और ये प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता था। तो किसके अंदर आता था? प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर। मिट्टी की ईंटों से बने हुए चबूतरे मिले हैं। तो यहाँ पर चबूतरे कैसे मिले हैं? मिट्टी की ईंटों से। मुख्य सड़क राजपथ जो कंक्रीट की बनी होती थी। मुख्य सड़क किसकी बनी होती थी? कंक्रीट की। दोहरी रक्षा प्राचीर, और जो पश्चिमी टिल्ला है उसके अंदर क्या मिली है? दोहरी रक्षा प्राचीर। घर का मुख्य दरवाजा सड़क के विपरीत दिशा में खुलता है। घर का जो मुख्य दरवाजा था वो सड़क के कौन सी दिशा में खुलता था? विपरीत दिशा के अंदर। नालियाँ 2 प्रकार की थी। अब नालियाँ देखें तो हम, एक तो थी यहाँ पर पक्की नालियाँ, और दूसरी थी कच्ची नालियाँ। पक्की नालियाँ थी वो लकड़ी से बनी होती थी। तो किससे बनी होती थी पक्की नालियाँ? लकड़ी से निर्मित थी। और वहीं कच्ची नालियाँ हम देखें तो वो किससे बनी थी? पत्थर से निर्मित थी। पक्की नालियाँ वृक्ष के तने को खोखला करके बनाई गई थी। तो लकड़ी से कैसे बनाई गई थी? वृक्ष का जो तना था उसको खोखला करके। अन्य सड़कें देखते हैं। तो सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 1.8 मीटर, 3.6 मीटर और 5.4 मीटर। ये यहाँ क्या थी? सड़कों की साइज थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, और ये सड़कें थी ये कहाँ काटती थी? कैसे काटती थी? तो समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति के अनुसार, या इस पद्धति को क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पैटर्न। सर्किल कैसे होते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस। सर्किल को क्या बोलते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस। यहाँ पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कितने अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से? तो कालीबंगा से कुल 7 अग्निकुंड मिले हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा के अंदर। इसमें बताया गया है कि इसमें प्रथम तल के मकान में खिड़की नहीं थी। तो जो प्रथम तल के मकान थे उसके अंदर खिड़की नहीं थी। और जो मकानों के जो किवाड़ होते थे वो 1 पल्ले के होते थे। किवाड़ कैसे होते थे? 1 पल्ले के। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ईंटें कैसी थी? अलंकृत ईंटें थी। मकान में काम में ली गई ईंटों की साइज देखते हैं। 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी 4:2:1। तो ये क्या थी? यहाँ की ईंटों की साइज। संस्कृति देखते हैं। यहाँ पर कालीबंगा में संस्कृति कैसी थी? नगरीकरण, मात्र सत्तात्मक थी, एकल परिवार प्रणाली थी, साक्षर थी और व्यापारिक संस्कृति थी। आगे देखते हैं कालीबंगा में 2
टिल्लों पर 5 स्तरीय उत्खनन में, तो कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर में हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 5 स्तर के अंदर हुआ है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, तो प्रथम 2 में क्या प्राप्त हुई हमें, प्राक हड़प्पा सभ्यता, और बाकी 3 चरणों के अंदर, अंतिम 3 चरणों के अंदर हमें कौन सी सभ्यता मिली है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा हड़प्पा सभ्यता के हैं। आगे नोट के अंदर, गड्डी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे। जो गड्डी क्षेत्र था, पश्चिमी टिल्ला था, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं के अंदर क्या बनवाए गए थे, प्रवेश द्वार बनाए गए थे, तथा दक्षिणी दीवार के दोनों तरफ आरक्षक बनाए गए थे। आगे देखते हैं, गड्डी क्षेत्र में उत्तरी अर्ध भाग में विशिष्ट जनों के आवास थे। जो गड्डी क्षेत्र था, पश्चिमी टिल्ला था, उसके उत्तरी भाग में क्या थे, विशिष्ट जनों के आवास थे। कौन से भाग में, उत्तरी अर्ध भाग में, तथा दक्षिणी अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। दक्षिणी भाग में जाने के लिए क्या थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां उपस्थित थी। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि कालीबंगा में मकान कैसे मिलते हैं, तो मकान मिले हैं कच्ची ईंटों के, जिससे सभ्यता सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। तो कैसी दिखाई देती है, गरीब बस्ती के रूप में। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नालियां और स्नानघर के निर्माण में हुआ है। मकानों के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और पक्की ईंटें कहाँ मिली है, तो पक्की ईंटों का प्रयोग कुएं, नाली और स्नानघर के निर्माण में किया गया है। यहाँ अगर चिनाई पूछ ले तो चिनाई कैसी होती थी, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से करते थे। ये चिनाई का प्रकार था। प्रतिच्छेदी वर्तों से बने अलंकृत फर्श बने होते थे। तो फर्श कैसे होते थे, प्रतिच्छेदी वर्त इस टाइप के होते थे। तो ऐसे क्या मिले, अलंकृत फर्श मिले। कमरे के फर्श पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। कमरे के फर्श पर क्या मिले, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। आगे हम देखते हैं कालीबंगा में मनुष्य की प्रकृति। सबसे पहले देखते हैं कृषि। तो विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा की प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती के बाहर खेत में मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा के अंदर मिले हैं, प्राक हड़प्पाकालीन के अंदर। जो जोत या खूड़ एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। दोहरी फसल के अवशेष मिले हैं। फसल कौन कौन सी थी, सरसों और चना। तो इसमें क्या मिले हैं, दोहरी फसल के अवशेष मिले हैं। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भूकंप के कारण इस बस्ती का क्या हुआ, अंत हो गया था। और प्राग और हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग टिल्ले का निर्माण किया गया। कालीबंगा से हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कालीबंगा से खेत के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। रब्बी, खरीफ, जायद फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन से फसलों के साक्ष्य मिले हैं, रब्बी, खरीफ और जायद। आगे देखते हैं बर्तन। बर्तन में काली व सफेद रंग की रेखाएं स्थित है। बर्तनों पर कौन सी कलर की रेखाएं स्थित है, काली और सफेद रंग की। काली मिट्टी के मृद भांड मिले हैं। सर्पिलाकार आकृति की रेखाएं, ये रेखाएं कैसी है, सर्पिलाकार आकृति की है। इन रेखाओं को पढ़ा नहीं गया। बीवीलाल ने इसे ब्रुष्टोफेदम लिपि नाम दिया। तो बीवीलाल ने को क्या कहा है, ब्रुष्टोफेदम लिपि। ये रेखाएं दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है,
दाएं से बाईं ओर। स्थानीय लोगों ने इसे सोंधी संस्कृति कहा है, और स्थानीय लोगों ने इसे क्या कहा है? सोंधी संस्कृति। आगे देखते हैं कालीबंगा से पशुपालन के अवशेष। घोड़े से परिचित नहीं थे, बाकी सभी पशुओं से परिचित थे। घोड़े के अलावा यहाँ पर सभी प्रकार के पशु पाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भांडों पर पशु पक्षियों के चित्र अंकित थे। तो भांडों पर क्या मिले हैं? पशु पक्षियों के चित्र अंकित मिले हैं। आगे देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा कैसे मिले? यहाँ पर ऑपरेशन शिक्षा या शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। एक खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं। चिकित्सकीय पद्धति या ट्रेफिनेशन पद्धति के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से कौन सी शिक्षा के साक्ष्य मिले हैं? शल्य चिकित्सा के या चिकित्सकीय पद्धति के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। धर्म देखते हैं इसका। तो यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 अग्नि वेदिका या यूप स्तंभ मिले हैं। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, परंतु यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। तो स्वास्तिक का चिन्ह पूछ ले तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। श्वादान देख लेते हैं। श्वादान दफनाना या जलाना। तो ये 3 प्रकार का मिला है: पूर्ण श्वादान, आंशिक श्वादान और दाह संस्कार। पूर्ण श्वादान में कैसा होता था? राजा और रानी मृत शरीर को जमीन में गाड़कर उस पर समाधि बना देते थे, जैसे मिस्र के पिरामिड। तो ये किस टाइप का श्वादान था? पूर्ण श्वादान। फिर आंशिक श्वादान या आधा अधूरा। आम आदमी प्लस कुत्ता के साक्ष्य मिले हैं। इसमें मृत व्यक्तियों के अवशेषों को कलश में भरकर जमीन में गाड़ देते थे। अवशेषों को क्या करते थे? कलश में भरकर जमीन में गाड़ देते थे। दाह संस्कार यानी मृत व्यक्ति की भस्मी को तांबे के कलश में भरकर ये जमीन में गाड़ देते थे। तो ये क्या था? दाह संस्कार। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। तो कितने शव विसर्जन मिले हैं? 37, जो 3 प्रकार के गड्ढों में है। सबसे पहले गड्ढा कौन सा है? अंडाकार गड्ढा। इसमें कंकाल तथा मृद भांड व अन्य सामग्री मिली है। तो अंडाकार में गड्ढे के अंदर क्या मिला है? कंकाल, मृद भांड और अन्य सामग्री मिली है। और अंडाकार गड्ढे के अंदर के 15 अवशेष मिले हैं। कितने अवशेष मिले हैं? 15। अगला है आयताकार गड्ढा। इसमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है। तो आयताकार गड्ढे के अंदर हमें क्या मिला है? ओनली सामग्री मिली है, अस्थि अवशेष नहीं मिले हैं। और ऐसे 5 अवशेष मिले हमें। गोल गड्ढे की देखें तो गोल गड्ढा, इसमें सामग्री मिली है किंतु अस्थि अवशेष नहीं है। इसमें भी हमें क्या मिली है? केवल सामग्री मिली है। और ये इसके 17 अवशेष मिले हैं। तो इन सबको मिलाकर कुल कितने अवशेष हो गए? तो 37। हमें कितने अवशेष मिले हैं? कुल 37। एक उदाहरण में शव को पेट के बल लेटाया गया है तथा सिर को दक्षिण दिशा में रखा गया। तो ये भी हमें कहाँ से मिला? कालीबंगा से। एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। तो शारीरिक दोष का भी पता लगा है कालीबंगा से। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। एक अस्थि पंजर पर जलाने के निशान मिले हैं। तो क्या मिले हैं? जलाने के निशान मिले हैं। अन्य तथ्य है, हमें क्या क्या मिला है कालीबंगा से वो देखते हैं। बर्तन, चित्रित मृद भांड, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रित मृद भांड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैपिठ थाली, नुकीले पेंदे के कुल्हड़, लंबोदर घड़ा, चकमक पत्थर के लंबे फल, तांबड़ा पत्थर, यशब, घिया पत्थर, तांबे के मणिये, बेलनाकार मुहरे। और ये बेलनाकार मुहरे कौन सी सभ्यता की थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। इससे कालीबंगा के व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। कालीबंगा के संबंध किससे थे? मेसोपोटामिया से संबंध थे।
तो क्या मिली है? बेलनाकार मुहर मिली है, टोटीदार प्यालियाँ मिली है, शंख वलय आभूषण मिले हैं, खिलौना बैलगाड़ी मिली है, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, कड़े व खिलौने, शतरंज व चौसर की गोटियाँ और मापतोल के बाट मिले हैं। तो मापतोल के क्या मिले? यहाँ पर बाट मिले हैं। तो ये सब उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कालीबंगा के पतन के क्या कारण थे। तो सबसे पहले कैनेडी महोदय क्या बताते हैं कि संक्रामक रोग के कारण कालीबंगा का पतन हो गया था। तो संक्रामक रोग, इसका कारण कौन बताता है? कैनेडी महोदय बताता है कि संक्रामक रोग के कारण। अमलानंद घोष ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया था। तो अमलानंद घोष क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण। आगे देखते हैं रेक्स क्या बोलते हैं। तो रेक्स के अकॉर्डिंग भूकंप के कारण कालीबंगा का पतन हो गया था। और डेल्स ये क्या बोलते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण। डीपी अग्रवाल घग्गर नदी के सूखने के कारण। तो ये सब क्या बताए गए हैं? कालीबंगा के पतन के कारण। आगे देखते हैं कालीबंगा से तांबे के वृषभ की आकृति मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कालीबंगा से तांबे के वृषभ की आकृति मिली है। प्राक कालीबंगा स्तर से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और प्राक कालीबंगा स्तर से हमें क्या मिले हैं? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमने कर लिया एक इम्पोर्टेंट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। आगे हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे आहड़ सभ्यता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।